नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जन्म कुंडली में विवाह में अगर देरी हो रही है तो उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करें। ये जो हम फलादेश कर रहे हैं ये केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से फलादेश कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो इवेंट का टाइम निकालने में और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं कि भाई हमारी मैरिज हो क्यों नहीं रही है, डिले हो रही है या फिर कब होगी, देरी से हो रही है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। तो इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण होती है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुकूल हम आसानी से और एक बहुत ही सटीक फलादेश कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी मैरिज डिले इस कारण हो रही है, ये डिले का पॉइंट है और तुम्हारी मैरिज के अंदर डिले अगर हो रही है तो लाभदायक है या नहीं है, वो सब चीज़ों के बारे में हम आकलन लगा सकते हैं। तो अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और ये जो आपका आई बटन आ रहा है उसके अंदर भी आपको जो है वो एक लिंक मिल रहा है जिसके द्वारा आप केपी एस्ट्रोलॉजी संपूर्ण सीख सकते हो। हमने जो है वो 50 से भी अधिक वीडियोस बनाए हैं जिनके द्वारा आप आसानी से ये चीज़ों का आकलन लगा सकते हो। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि आपको ये नॉलेज हो कि भाई विवाह के जो प्रोमिसेस है वो किस तरह के होते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है वो प्रोमिसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपका 7वां घर यानी कि 7th हाउस जो है उसका उप नक्षत्र स्वामी यानी कि ये जो 7वां घर है इस जन्म कुंडली में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये कस्प डिटेल में 7वां घर लिखा है। 7th हाउस का जो उप नक्षत्र है वो शनि बना है। तो आपको भी इस तरह से एनालिसिस करना है। आपके पास अगर मोबाइल के अंदर है तो उसमें भी आप जो है वो केपी की टेबल लगा के और उसका कस्प देख सकते हो। तो अगर 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह बनता है वो मैरिज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, मैरिज के जो प्रोमिस हैं, मैरिज के जो लिए जो भी तरह के परिणाम है उन सबको दिखाएगा। तो जैसे कि अगर हम वैदिक ज्योतिष की भी बात करते हैं तो अगर हमारी जन्म कुंडली में 7वां भाव जो है वो उसका मालिक उसके अंदर बैठे वाले ग्रह जो हैं वो जहाँ जाएंगे, जिस तरह के योग में होंगे, जिस तरह के दोष में होंगे, उस तरह के अकॉर्डिंग हमारे को जो है वो विवाह के प्रोमिसेस रहेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोमिसेस देखेंगे कि कैसे प्रोमिसेस है। तो देखिए यहाँ पे 7वां जो ग्रह है उसका उप नक्षत्र स्वामी शनि बना है। राहु, केतु और शनि ये जो है अलगाववादी, सेपरेटिव यानी कि पृथक ग्रह और आपके नरसेगी अशुभ ग्रह माने गए हैं। तो विवाह के अंदर ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव पैदा करते ही करते हैं। तो यहाँ पे शनि बना एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन ये नहीं कि भाई संपूर्ण ही माइनस पॉइंट है। अब शनि जन्म कुंडली के अंदर रेट्रोगेट है और आपका जो है वो हो रहा है आपका अनटैलेंटेड को अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट है उसमें उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे रेट्रोगेट है। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखाते हो और उस समय शनि अगर रेट्रोगेट है तो आपका फल जो आपका फल प्रतिपादन है वो कभी भी सही नहीं जाएगा, यानी कि ये एक रेट्रोगेट का जो है वो परिणाम होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि भाई शनि जो है वो यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र हैं। अब मंगल जन्म कुंडली के लिए जो है वो किस तरह का योग कारक है, किस तरह के परिणाम देता है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि शनि को, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शनि जो है वो हमें क्या दिखा रहा है, 8, 8, 3, 10, 2 और 12 यानी कि इस तरह के परिणाम दिखा रहा है। अब एक चीज़ को समझिए कि अगर हम यहाँ पे मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज के क्या प्रोमिसेस होते हैं। 7म भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर 2, 5, 7, 9 और 11 जैसे सिग्निफिकेटरों को दिखाता है तो आपकी मैरिज के योग बनते हैं। यानी कि 2 का मतलब परिवार की वृद्धि, 5वें का मतलब प्रेम संबंध, संतान की उत्पत्ति, तो शादी होगी तो संतान की उत्पत्ति भी होगी। और उसके बाद होती है 7वां घर जो आपको ये कहते हैं कि दाम्पत्य सुख या फिर जो पार्टनरशिप है या फिर आपका जो है वो ये कहिए कि सरकार के द्वारा आपको कि भाई आपका जो है विवाह हो चुका है, आपका लीगली तौर पे जो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है उसको भी हम 7वें घर से आकलन लेते हैं। अब अगर कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके लिए 2 और 11 का योग होता है। अब यहाँ पे 7वां घर हमें इस तरह के परिणाम देता है। इसके बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस हमें सेकंड मैरिज, डिले मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब चीज़ों को दिखाता है। अगर 9th हाउस ज़्यादा हाईलाइटेड है, 9th हाउस जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब इस जातक की मैरिज डिले है, इस जातक को जो है वो देरी से मैरिज होगी या फिर उसको मैरिज में दिक्कतें आएगी। ये सब हम आकलन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए 9th हाउस के बाद आता है 11वां घर जो प्राप्ति को दिखाता है। तो अब हमें इस जो शनि के सिग्निफिकेटरों में 8, 8, 2, 10 और 1 और 12 यानी कि कोई भी भाव नहीं मिला, यानी कि 2, 5, 7, 9 और 11। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे शनि जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव प्रोमिसेस नहीं कर रहा है। और शनि जो है उसका नक्षत्र है मंगल, तो मंगल के अंदर जाते हैं तो मंगल भी यहाँ पे रेट्रोगेट है। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली का फल प्रतिपादन करवाते हो, फलादेश करवाते हो, उस जगह अगर गोचर में मंगल और शनि वक्रीय हैं
तो निर्धारित बात है कि आपका फल प्रतिपादन चाहे आप कितने भी बड़ी ज्योतिषाचार्य से क्यों न करवा रहे हो, वो फल आपको नहीं लगेगा और उसका जो है वो आपको नुकसान होगा। देखिए रेट्रोगेट के बारे में बहुत सारी और भी अनकही बातें होती है कि रेट्रोगेट बहुत हार्ड है, जल्दी रिजल्ट देता है, तीव्र रिजल्ट देता है। तीव्र रिजल्ट इसलिए देता है क्योंकि वो क्या करता है, शॉर्टकट से आता है। तो यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये भी एक नियम है इसकी, यानी पर्सन कुंडली के अकॉर्डिंग ये भी एक नियम है। तो यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि मंगल जो है वो में 8 8 3 10 3 10 दे रहा है। इसका मतलब ये भी मैरिज के प्रोमिसेस नहीं कर रहा है। तो शनि के स्टालर फैमिली में शनि है और शनि के बाद जो है उसका नक्षत्र मंगल है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मंगल के बाद इसका जो नक्षत्र आता है वो है जुपिटर यानी कि गुरु। तो गुरु यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गुरु भी यहाँ पे रेट्रोगेट है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप जन्म कुंडली, अब कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम जन्म कुंडली लेके गए, ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि आपकी अगले साल हो जाएगी, उसके अगले साल हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमारी शादी नहीं होती है बार बार हम, क्योंकि जब वो फलित प्रतिपादन कर रहे हैं उस समय कहीं ना कहीं ये ग्रह वक्रीय होंगे, तो आपके फल जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। यानी कि हमें यहाँ पे इसको भी देखना है। तो यहाँ पे ये देखिए गुरु अगर 5 8 2 11 दिखा रहा है, इसका मतलब हमें क्या दे रहा है, 5 भी दिया है, 2 भी दिया है और 11 भी दिया है। तो शनि की स्टालर फैमिली में शनि का जो उप नक्षत्र है गुरु, वो हमें मैरिज के प्रॉमिस दिखा रहा है। इसका मतलब हमारी शादी होगी। हाँ, शनि और मंगल जो है वो हमें डिले कर रहे हैं, मंगल हमें मैरिज में दिक्कत दे रहा है, क्योंकि 8वां क्या है कि मैरिज में अड़चनी है, मैरिज में हानि होना है, परेशानी होना है, सेक्सुअल प्लेजर कम मिलना, या फिर कुछ भी कह के हम ये कह सकते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, या फिर डिले या तनावपूर्ण स्थितियों में मैरिज रहेगी। ये हम जो है आइडिया लगाते हैं। देखिए हम कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है, हम जन्म कुंडली देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ ये एक कैलकुलेशन निकालते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में हमें ये पता चलता है कि जब यहाँ पे 5 और 2 11 के योग है, इसका मतलब शब लॉर्ड में है, इसका मतलब शादी देर सवेद होगी तो लेट होगी। ये हम अपने एक्सपीरियंस और अनुभव से आइडिया लगा रहे हैं बहुत सारी कुंडलियों को देखने के बाद कि भाई इसमें अगर प्लेनेट और स्टार के अंदर अगर नेगेटिविटी आ रही है, यानी कि अशुभता आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मैरिज डिले है। या ये नहीं कहेंगे कि भाई मैरिज में तनाव, या फिर ये नहीं कहेंगे कि मैरिज लाइफ खराब हो चुकी है, क्योंकि इसका सबलॉर्ड जो है वो एक अच्छा प्रोमिस कर रहा है 2 5 और 11 को। तो हम कहेंगे कि इसकी डिले मैरिज। अब देखिए 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी अगर आपका शनि है, राहु केतु है, तो आपकी मैरिज डिले डेंट भरी, और ये मान सकते हो कि आपकी मैरिज जो है वो विषम ईयर्स में होगी, यानी कि आपकी उम्र के 29वें साल में, माफ़ी चाहूँगा 28 बोल दिया है, 29वें साल में, 31वें साल में, 33 37 या फिर 41, इस तरह की उम्र के पड़ाव पे आपकी मैरिज के योग बनेंगे। अगर मान लीजिए कि शुक्र है या गुरु है, तो इसका मतलब है कि आपकी मैरिज जो है वो एक वक्त के अनुकूल है, प्रोमिसेस है। जैसे कि हमारी हिंदू संस्कृति में हम बात करते हैं तो गाँव के अंदर अगर लेके और शहरों तक की बात करते हैं तो 24 साल की उम्र से लेके, लड़का और लड़की दोनों को ले रहे हैं, तो 24 से लेके और 35 साल तक की उम्र में ये मैरिज होती है। लेकिन जो एक जनरल सामान्य उम्र होती है, यानी कि आप ये मानिए कि 23 साल से लेके और हमारी 28 साल तक की सामान्य है, उसके बाद अगर किसी की होती है तो वो डिले मानी जाती है। जैसे कि 31 वर्ष की आयु में होती है तो वो थोड़ी सी लेट होती है। वो देश काल और रीति यानी कि जगह जगह की वैल्यू के अनुसार बात की जा सकती है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पूर्ण रूप से नज़र आता है कि इसकी मैरिज लाइफ में तनावपूर्ण है, थोड़ी सी डिले है। जो 8 8 नज़र आ रहा है बार बार, इसका मतलब है कि डिले होने का योग है। अगर किसी कारणवश, जैसे मैं ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर इसकी शादी जल्दी हो भी जाती है तो ऐसे में इसकी शादी टूट जाएगी। सेकंड मैरिज वाली उम्र यानी कि 31 या 33 वर्ष की उम्र में, जैसे कि तलाक लेने के बाद फिर जो मैरिटल लाइफ जो होगी वो सक्सेस होगी, और वही असलियत में मैरिड लाइफ को जो है वो योग के कारण माना जाएगा। अब मैरिड लाइफ में तलाक कब हो जाता है, अगर यहाँ पे 8 8 न दिखा के अगर यहाँ पे 4 और 6 दिखाता तो आपकी मैरिटल लाइफ में तलाक होता, उसके बाद सेकंड मैरिज होती है। यहाँ पे 8 8 है, इसका मतलब क्या है कि डिले, परेशानियाँ, तनाव, घुटन, ये सब होके रह जाएगा। लोगों को देखते रह जाएंगे कि भाई इनकी हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही है। तो ये क्यों दिखाता है, ये 8 दिखाता। 8 का मतलब है अपमान, तनाव, चिंताएं, और ये दिमाग में ना कि यार ये होगा या नहीं होगा, मैं ऐसा ही नहीं रह जाऊँ, यानी कि अधूरापन यहाँ से नज़र आता है। तो इस तरह से आप जो है इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगर डिले हो रही है तो हम उसका क्या उपाय करें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मंगल चंडी का स्त्रोत का जाप करना। इसके बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मंगल भात की पूजा करवाना, और जो है भगवान गणेश जी की पूजा करना, या फिर जो अगर जैसे जो भी ग्रह अड़चने पैदा कर रहा है, जैसे यहाँ पे शनि कर रहा है, मंगल कर रहा है, जैसे इसके 8वें घर के अंदर शनि और मंगल दोनों रेट्रोगेट है और 23 और 27 डिग्री, यानी कि दोनों का जो डिग्री का अंतराल कम है,
तो कुल मिला के ये आक्रांत योग बनता है, यानी कि एक चोट लगाने, दुर्घटना वाला और नुकसानदायक योग बनता है। तो ऐसे दोषों की शांति करानी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि प्रयाग या फिर उज्जैन, नासिक में जगह पे जाके आपको इसके दोष की शांति कराने से भी इसका लाभ होता है। और इसके लिए आपको जो अगर शुभ रत्न पहनना चाहे तो जन्म कुंडली में जो ग्रह अच्छे सिग्निफिकेशन दे रहा है और वो जन्म कुंडली का शुभ ग्रह है तो उसका रत्न पहन सकते हो। नहीं तो आप चंद्रकांत मोती एक ऐसा ग्रह रत्न है जो आपके लिए विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और या फिर माता दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा करने से भी हमें लाभ होता है। अर्गला स्तोत्र के अंदर 24वां श्लोक है, उसके भी लाभ होता है। और आपका जो है वो शुभ रत्न, जैसे मान लीजिए ये जन्म कुंडली है, अगर कोई भी जन्म कुंडली है तो आपको यह देखना है कि यहाँ पे सबसे अच्छे सिग्निफिकेशन कौन दे रहा है। जैसे चंद्रमा यहाँ पे 7 7 6 6 दे रहा है, तो 6 नेगेटिव है, यानी कि 7वें का 12वां है तो 7वें को काटता है, तो हमें नहीं लेना। अब यहाँ पे सूर्य देखिए 8 1 2 11 7, 8 यहाँ पे क्या है, दहेज बन जाता है अगर अकेला है तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 11 7 होता है, तो यानी हमें अच्छे प्रोमिस मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का रत्न माणिक पहनिए। अब सूर्य जन्म कुंडली का सप्तमेश भी है, लगन में बैठा है, बुध के साथ है और यहाँ से बैठा हुआ जो है अपनी 7वीं दृष्टि से देख भी रहा है। वैसे सूर्य मैरिज लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन जन्म कुंडली में 2 11 और 7 के प्रोमिस हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए काबिल है। अगर हम 7वें घर के सिग्निफिकेटरों में देखेंगे तो सूर्य यहाँ पे डी टाइप सिग्निफिकेटरों में भी है, तो हमें इसका भी हमें लाभ मिलता है। और सेकंड हाउस में भी देखते हैं तो हमारे सामने सी टाइप सिग्निफिकेटरों में भी सूर्य है। और 11th हाउस में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें सी टाइप में सिग्निफिकेटरों में मिल रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे लाभ यहाँ पे हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जन्म कुंडली में हम इस तरह से उपाय करें, रत्न पहने और इस तरह से फलादेश करें तो हमें बहुत अधिक लाभ होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।